औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आदिल शहीद। तो आज के जो टॉपिक है वो है पॉलिटिकल साइंस का नेक्स्ट टॉपिक, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से मुराद ये है कि तमाम के तमाम जो पावर्स हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हैं, चाहे वो किसी भी किस्म की पावर है, वो सारी की सारी जो पावर्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ सेंटर के पास होती हैं। ठीक है, यानी कि वही यूनिटरी पावर वाला होता है और हर किस्म के सूबों के जो भी अख्तियारात होते हैं वो उसी के पास ही होते हैं। अच्छा, अगर बात करें कि मतलब ना नेशंस वाइज के हवाले से, तो ये जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये एक्चुअली फेडरल गवर्नमेंट के बिल्कुल अपोजिट होती है। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट में मैंने यानी कि पिछले लेक्चर में बता दिया कि उसमें कैसा निज़ाम होता है। उसमें दो किस्म की गवर्नमेंट्स होती हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास अपने अख्तियारात होते हैं और सेंटर के पास अपने अख्तियारात होते हैं। फेडरल सिस्टम के अंदर उसकी जो एग्जेक्टिव ब्रांच होती है वो लेजिस्लेचर के सामने जवाबदेह नहीं होती और तमाम के तमाम जो एग्जेक्टिव अख्तियारात हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होते हैं। वो चाहे तो अपनी मर्ज़ी के साथ अपने बनाए हुए एग्जेक्टिव की एडवाइस को कबूल करे या रिजेक्ट कर दे। ठीक है, जबकि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो मेन रोल होता है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का ही होता है और जो यूनिट्स होते हैं या जो प्रोविंसेस होते हैं, प्रोविंशियल असम्बलीज जो होती हैं वो कोई नहीं होती। सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी कि यूनिटरी सिस्टम होती है। एक ही लेजिस्लेचर होता है, एक ही सेनेट होता है। ठीक है, और सारे के सारे अख्तियारात उन्हीं के पास होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इनके पास चेंज करने की फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी हद तक होती है। ठीक है, और एक ही यानी कि बॉडी होती है, एक ही जुडिशरी होती है, एक ही एग्जेक्टिव और एक ही लेजिस्लेचर। ठीक है, ये यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर इसको हम मैटर करें तो बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनके पास यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। जैसे बरतानिया जो है उसके पास यानी कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और उसने अपनी पावर्स को डिसेंट्रलाइज किया हुआ है नीचे प्रोविंसेस तक। जबकि दूसरी तरफ जो फ्रांस है उसके पास भी यानी कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इस फ्रांस के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के यानी कि लोग हैं लोकल पॉपुलेशन से बहुत कम चुने जाते हैं, जबकि बहुत सारे जो लोग हैं वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ही होते हैं जो यानी कि प्रोविंसेस में जाकर अपना काम को पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि वो बिलोंग करते हैं यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से। अच्छा, अगर इसके मीनिंग और फॉर्म की बात करें तो तमाम की तमाम जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन जो होते हैं वो सेंटर के पास होते हैं। सेंटर जो होता है वो सॉवरेन स्टेट होता है, सिंगल एंटिटी होती है, सुप्रीम पावर्स वाला होता है। ठीक है, और जो भी यानी कि नीचे एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स होती हैं उनके पास जो भी पावर्स होती हैं वो डायरेक्टली लिंक कर रही होती हैं सेंटर के ज़रिए। ठीक है, यानी कि सेंटर जो उन्हें हुक्म देगा एक्चुअली वही यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स सारे का सारा वही काम परफॉर्म करेंगे जो उन्हें सेंटर यानी कि कहेगा। ठीक है, अच्छा, इसके अगर फीचर्स की बात करें, सबसे पहला फीचर है सिंगल सेंट्रल ऑल पावरफुल गवर्नमेंट। कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सुप्रीम पावर होती है, तमाम के तमाम जो स्टेट के पार्ट्स होते हैं वो उसी के पास होते हैं। ठीक है, लेजिस्लेचर बिल्कुल अकेली होती है, तमाम के तमाम जो लोकल गवर्नमेंट है वो अंडर पावर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के। ठीक है, नंबर 2 के इसका जो फीचर है वो है लोकल गवर्नमेंट एग्जिस्ट एट द विल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। कि जो लोकल गवर्नमेंट है वो जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करेगी, जो भी टास्क है उसको दिया जाएगा वो डायरेक्टली दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिस तरह चाहेगी वो लोकल गवर्नमेंट को ऑपरेट करेगी, उसकी बाउंड्रीज, उसकी पावर्स, सब कुछ जो डिसाइड करेगी वो सेंट्रल पावर ही डिसाइड करेगी। ठीक है, नंबर 3 के ऊपर जो इसका फीचर है वो है कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी रिटन और अनरिटन। अब चूँकि मतलब इसमें डिवीज़न की पावर यानी कि पावर की डिवीज़न कोई नहीं होती है, यानी कि नो डिवीज़न ऑफ पावर, लिहाजा सारी की सारी पावर जो होती है वो सेंटर के पास ही होती है। तो लिहाजा चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन रिटन हो चाहे तो ना हो, वो मैटर नहीं करता। ठीक है, क्योंकि मैटर तब करता है जब मतलब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो या उसके बाद यानी कि सूबों के पास अख्तियारात हों, जिस तरह अमेरिका के अंदर है। ठीक है, यानी कि अमेरिका में 2 गवर्नमेंट हैं, लिहाजा वहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पर रिटन फॉर्म में है। पाकिस्तान की अगर बात कर लें तो यहाँ पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। अगली बात करें तो मतलब जो रिटन या अनरिटन फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो लोगों की विल के मुताबिक होता है, यानी कि लोग चाहें तो मतलब उसको रिटन फॉर्म में ला सकते हैं, यानी कि विशेस के मुताबिक, यानी कि लोगों की विशेस के मुताबिक ही होगा। चाहें तो वो रिटन फॉर्म में लें, चाहे तो नॉन रिटन फॉर्म में लें। ठीक है, जैसे बरतानिया का रिटन फॉर्म में नहीं है, इसराइल का नहीं है, न्यूजीलैंड का नहीं है। ठीक है, हमारा रिटन फॉर्म में है, अमेरिका का रिटन फॉर्म में है, फ्रांस का रिटन फॉर्म में।
अच्छा, अगली बात करें तो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब चूँकि मतलब ना सारे के सारे जो इख्तियारात होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के, वो होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जितने भी होते हैं वो डायरेक्ट लिंक कर रहे होते हैं अपना सेंटर के ज़रिए। तो अब सारे के सारे इख्तियारात कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को अमेंड करने के जो होते हैं वो सेंटर के पास ही होते हैं, ठीक है। तो यानी कि काफ़ी हद तक जो फ्लेक्सिबिलिटी है कॉन्स्टिट्यूशन में वो पाई जाती है। सबसे आखिर में सिंगल यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन। अब चूँकि मतलब एक स्टेबल किस्म की ये गवर्नमेंट होती है, हम यानी कि कह सकते हैं कि जुडिशरी भी एक ही होती है, लेजिस्लेचर भी एक ही होता है, एग्जीक्यूटिव भी एक ही होता है। किसी प्रोविंसेस के पास किसी किस्म का कोई अख्तियार नहीं होता, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट अपने अख्तियार को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल नहीं कर सकता। लिहाजा सिर्फ हम कह सकते हैं कि सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होता है सारे का सारा, ठीक है। और मतलब तमाम की तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो डायरेक्टली लिंक कर रही होती है यानी कि लोकल इश्यूज़ और नेशनल इश्यूज़ के मुताबिक, ठीक है। यानी कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट या पॉलिसी बनेगी वो लोकल लेवल्स के इशू और नेशनल इशू को मद्देनज़र रखते हुए बनाया जाएगा, ठीक है। लिहाजा किसी भी किस्म की डबल सिटीज़नशिप या डबल एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह के फेडरल सिस्टम में होता है वो यहाँ पर नहीं होता, ठीक है। जिस तरह अमेरिका के यानी कि जो भी शहरी होता है उसके पास ड्यूल सिटीज़नशिप होती है, एक उसकी अपनी स्टेट की और एक यानी कि अमेरिका का शहरी होने की, यानी कि एक फेडरल की तरफ से और एक उसके प्रोविंशियल की तरफ से। अब इसी तरह यानी कि यूनिफॉर्म गवर्नमेंट के अंदर ये चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है, और हर चीज़ सिंगल होती है। अच्छा, अगली बात करें तो मेरिट्स यानी कि इसके यानी कि एडवांटेजेस या मेरिट्स की बात करें यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, तो पहला है सिंपल एंड ईजी। चूँकि वन सेंट्रल सिस्टम होता है, वन सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ठीक है। लिहाजा सिटीजन्स के लिए किसी भी किस्म के वर्क को असेस करने में काफ़ी हद तक आसानी होती है, ठीक है। तमाम के तमाम जो आर्गन्स होते हैं, सिर्फ 3 ही आर्गन होते हैं और तीनों की तीनों सिंगल होते हैं, तो सिटीज़न के लिए आसानी होती है कि वो आसानी से उन तक असेसिस हासिल कर सकता है। नंबर 2 है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी इसलिए है क्योंकि ये हर किस्म के सर्कमस्टांस में चेंज होने के लिए इसको फ्लेक्सिबिलिटी अपना सकती है। किसी भी किस्म की रिजिडिटी इसके पास नहीं होती, या ये मतलब किसी भी किस्म की अंडर प्रेशर या अंडर कंट्रोल नहीं होती। लिहाजा जिस तरह का माहौल होगा अपने आप को वैसा ही ये अडॉप्ट कर सकती है, ठीक है जी गवर्नमेंट। अगला है कि मतलब स्टेबल एंड परमानेंट पॉलिसी। अब चूँकि मतलब तमाम के तमाम इख्तियारात वही यानी कि सारी की सारी पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, लिहाजा उनको किसी भी सूबे से या किसी भी और एडमिनिस्ट्रेशन से मशवरा करने की या कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लिहाजा ये गवर्नमेंट जो पॉलिसियाँ बनाती है वो स्टेबल भी होती हैं और परमानेंट भी होती हैं, ठीक है, और कोई उन्हें मतलब छेड़ता वगैरह भी नहीं है क्योंकि सारे इख्तियारात तो इसके पास हैं। सूटेबल फॉर स्मॉल स्टेट्स, जो स्टेट्स छोटी हैं उनके लिए ये काफ़ी हद तक सूटेबल है, ठीक है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि उनकी एक तो टेरिटरी स्मॉल होती है, यानी कि ऐसे स्टेट्स जिनके जो मतलब स्मॉल हो और उनका इलाका थोड़ा हो तो वहाँ पर ये यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ये अच्छी तरह चल सकती है, क्योंकि ये अपने तमाम के तमाम मुल्क के पार्ट्स की नीड्स को अच्छी तरह समझ सकती है, ठीक है, और ये यूनिफॉर्म लॉ के मुताबिक उनको सही भी कर सकती है। आगे है लेस एक्सपेंसिव। लेस एक्सपेंसिव अब चूँकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट कोई नहीं है, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर कोई नहीं है, प्रोविंशियल असम्बली कोई नहीं है, ठीक है, प्रोविंशियल कोर्ट्स कोई नहीं है, सिर्फ एक ही कोर्ट है, यानी कि सिंगल कोर्ट है, सिंगल ही लेजिस्लेचर है, सिंगल ही असम्बली है, सैनेट है, तो वो लिहाजा जो एक्सपेंसेस हैं काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, ठीक है, कोई हैवी बर्डन स्टेट के ऊपर नहीं आता और टैक्सेस ज़्यादा इंप्लीमेंट नहीं किए जाते। नंबर 6 के ऊपर जो मेरिट है वो है यूनिफॉर्मिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन। अब चूँकि स्टेट लॉ जो होता है वो जब एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर अपना लॉ लागू करता है तो वही यूनिफॉर्म लॉ होता है, ठीक है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो लॉ यूनिफॉर्मली तौर पर एम्प्लॉय कर दिया वही एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके मुताबिक ही चलेगी, ठीक है। यानी कि एक मरतबा जो कानून स्टेट ने अपना सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना दिया, अब कोई यानी कि ये नहीं कि प्रोविंस या वो एडमिनिस्ट्रेशन उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज करता फिर रहा, लिहाजा जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ या लॉज बनेंगे वो यूनिफॉर्म होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मतलब यूनाइटी एंड एनानिमिटी। यूनाइटी एंड एनानिमिटी इसमें ये मुराद है कि मतलब अब चूँकि इसमें जितने भी रिलीजियसली तौर पर, एथनिकली तौर पर, लिंग्विस्टिकली तौर पर जो भी लोग होते हैं वो यूनिफॉर्म हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि यूनाइट होकर एक स्टेट सिर्फ बना देते हैं। लिहाजा
पॉलिटिकल यूनाइटी की बिना पे उनकी यानी कि आइडेंटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं, मतलब सेम किस्म की जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो एक ही यूनाइटी बना देती हैं, हार्मनी, और लोगों के दरमियान जो है वो मतलब यूनाइटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। डीमेरिट्स की बात करें तो ये जो गवर्नमेंट है ये सूटेबल नहीं उन स्टेट के लिए जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा हों, यानी कि जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो या जिनकी टेरिटरी ज़्यादा हो या जिनकी ये दोनों चीज़ें ज़्यादा हो। मतलब छोटी स्टेट्स के लिए तो ये सूटेबल है लेकिन बड़ी स्टेट्स के लिए सूटेबल नहीं है, जैसे अमेरिका हो गया, पाकिस्तान हो गया, या मतलब इंडिया हो गया, ठीक है। तो वहाँ पर ये काम नहीं चल सकता क्योंकि वहाँ पर बहुत से लोग टेरिटरी के हवाले से मुख्तलिफ होंगे, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, डिफरेंट रेसेस, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट लिंग्विस्टिक्स होगी, ठीक है। तो वहाँ पर ये नहीं चल सकता। नेक्स्ट है इसका डीमेरिट है ये है इनअटेंटिव टू लोकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब होता ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है चूँकि वो अपने कामों में बिजी होती है, ठीक है, यानी कि अपनी पॉलिसियाँ सेंट्रल लेवल के ऊपर ही बनाती रहती है, तो वो रीजनल लेवल के ऊपर या लोकल लेवल के ऊपर जो पॉलिसियाँ बनाती है उनके ऊपर वो ज़्यादा तवज्जो नहीं देती है, ठीक है। तो लिहाजा मतलब ये इसकी इनएफिशिएंसी जो है मतलब काफ़ी हद तक नुकसान पहुँचाती है लोकल गवर्नमेंट्स को भी, ठीक है, और अटेंशन नहीं दे पाती किसी भी किस्म के जो मतलब मसाइल होते हैं लोकल गवर्नमेंट के लिए। नेक्स्ट है लैक ऑफ पॉलिटिकल ट्रेनिंग। पॉलिटिकल ट्रेनिंग से मुराद ये अब प्रोविंशियल लेवल के ऊपर या रीजनल लेवल या लोकल लेवल के ऊपर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो नहीं डेवलप हो पाएगी, ठीक है, क्योंकि उनके पास इख्तियारात ही नहीं है। लिहाजा क्या होगा कि मतलब थोड़े से लोग होंगे जो पॉलिटिक्स में हिस्सा लेंगे और बहुत सारे जो लोग हैं, यानी कि थोड़े से लोगों को शऊर होगा, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ क्या हो रही हैं हमारे मुल्क में, कैसे चल रहा है निज़ाम हमारा। तो ये भी यानी कि हो सकता है कि पब्लिक ओपिनियन काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे, लोगों की जो पार्टिसिपेशन है स्टेट अफेयर्स के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से कम हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। किसी भी किस्म के यानी कि स्टेट फंक्शन या स्टेट कन्फ्लिक्ट के अंदर लोग जो है वो सिटीजन पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आएगा कि मतलब रिप्रेस लोकल इनिशिएटिव के तमाम किस्म की जो लोकल इनिशिएटिव, यूनिटरी गवर्नमेंट जो होती है वो लोकल इनिशिएटिव को रिप्रेस कर देती है, ठीक है। एंड द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल इन द पब्लिक अफेयर डिक्रीज़, मतलब पब्लिक अफेयर्स के अंदर लोगों का इंटरेस्ट काफ़ी हद तक उसका क्या नाम है कम हो जाता है, ठीक है। मतलब बस उसने यही बातें आगे की हुई हैं। और सबसे आखिर में जो वो डीमेरिट की बात कर रहा है वो कह रहा है कि ब्यूरोक्रेसी इसमें काफ़ी हद तक इन्वॉल्व हो जाती है, और चूँकि ब्यूरोक्रेसी जब इन्वॉल्व होती है तो ब्यूरोक्रेसी बदनाम है एक चीज़ की तरफ से, करप्शन के हवाले से, निपोटिज़म, ब्राइबरी, रेड टेपिज़म, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो ब्यूरोक्रेसी में आती हैं। अब चूँकि ब्यूरोक्रेसी के पास तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन जितनी भी होगी वो ब्यूरोक्रेसी के पास होगी, और ब्यूरोक्रेसी जो ज़ाहिरी बात है उन लॉस को इम्प्लीमेंट करवाएगी, तो ये फिर नुकसानदेह बात हो सकती है उस मुल्क के उन डिपार्टमेंट्स या उन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को रन करवाने के लिए। तो इतने ही, अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछिएगा। थैंक यू सो मच। ये यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अस्सलाम वालेकुम।